नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी ने यूपी में इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं को साधने की भी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए नया प्लान तैयार किया है। साथ ही ईसाई आबादी को साधने का भी अब भगवा पार्टी ने अपना मिशन तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने दिल्ली में हाल ही में 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। उधर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट को लेकर सपा और कांग्रेस आपस में भिड़ते नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने देश की मुस्लिम आबादी को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी इसकी शुरुआत यूपी से कर रही है। बीजेपी यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू कर रही है और जिसकी टैगलाइन न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है रहेगी। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी 80 लोकसभा सीटों पर यह कार्यक्रम करेगा और इसके तहत लोकसभा की सभी 80 सीटों पर 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 4000 विस्तारक तय किए हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया कि शुक्रिया मोदी भाईजान मुस्लिम बहनों से पीएम मोदी से अपनत्व जैसी भावना और भाई जैसा रिश्ता कायम करने में भूमिका निभाएंगे। इसके जरिए 18 लाख आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विवाह अनुदान योजना, 50% स्कॉलरशिप केवल बच्चियों को मिली, नई रोशनी फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक महिला, मुद्रा लोन, जनधन खाते, आयुष्मान, 3 तलाक जैसी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं को हुआ और उनमें पीएम मोदी से रिश्ता जोड़कर सीधे सीधे भाई जैसा ताल्लुक दिखाया जा सकता है। बीजेपी का फोकस पसमानदा मुस्लिम्स पर भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए पसमानदा समाज की बदहाली की चर्चा की और उसे वोट बैंक की राजनीति का शिकार बताया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुस्लिम के बीच जाने, 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भ्रम दूर करने का संदेश भी दिया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संबोधन समेत कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर चुके हैं। यूपी और बिहार के साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में मुस्लिम मतदाता अच्छी तादाद में हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 190 सीटें इन 5 राज्यों से ही आती हैं। यूपी की कुल 80 में से 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 30% है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार की 40 में से करीब 15 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 15 से 70% के बीच है। पश्चिम बंगाल में 42, झारखंड और असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कुल वोट में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं। असम और झारखंड की कई सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पसमानदा समुदाय की बात करें तो ये समाज कुल मुस्लिम आबादी में 85% भागीदारी रखता है। साथ ही बीजेपी ने ईसाई आबादी को साधने का भी मिशन बना लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से हाल ही में दिल्ली में 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। ईसाई समुदाय को संदेश देते हुए बीजेपी ने 25 दिसंबर को कई कार्यक्रम आयोजित किए। क्रिसमस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में प्रार्थना की और इसके बाद नड्डा ने ईसा मसीह के जीवन को लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए एक बयान भी दिया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर एक विशेष क्रिसमस कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें ईसाई समुदाय के कई सदस्यों ने भाग लिया। ये क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए किसी प्रधानमंत्री द्वारा अपने आवास पर आयोजित किया गया पहला कार्यक्रम था। 1 साल में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ईसाई समुदाय तक पहुंचे हैं। उधर लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने केरल में स्नेह यात्रा फिर से शुरू की है। बीजेपी की इस यात्रा का मकसद राज्य में ईसाई समुदाय के बीच अपने संपर्क और जनाधार का विस्तार करना है। बीजेपी ने इससे पहले ईस्टर के मौके पर स्नेह यात्रा को लॉन्च किया था। स्नेह यात्रा के दौरान केरल में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ईसाई समुदाय के घरों में जाएंगे और उन तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाएंगे। ये सिलसिला 30 दिसंबर तक चलेगा। हाल ही में पार्टी ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकालने का भी फैसला किया है।
उधर मुस्लिम वोट को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन के दो दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासत तेज हो गई है। सपा के साथ रिश्तों में तल्खी के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। अजय राय ने कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी बताते हुए कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि मुसलमान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अजय राय ने ये बयान बाराबंकी जिले के देवा में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया। अजय राय इससे पहले जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने सीतापुर भी पहुंच गए थे। वो अलग बात है कि अजय राय की आजम से मुलाकात नहीं हो पाई और इससे पहले यूपी के ही अमरोहा से बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर संसद में जब बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, तब अगले ही दिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच गए थे। राहुल गांधी के बाद अजय राय ने भी दानिश से मुलाकात की थी। दानिश से मुलाकात के बाद अजय राय का जेल में बंद आजम से मिलने जाना और अब मुस्लिम मतदाताओं के साथ का विश्वास, ये एक महज संयोग है या यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का जड़ों की ओर लौटने का इशारा है, फिलहाल नहीं कहा जा सकता। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पिछले दिनों कांग्रेस को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण कांग्रेस के गले का फांस बनता दिख रहा है। कांग्रेस ने वैसे तो ऐतिहासिक समारोह का न्योता देने के लिए ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है, लेकिन लगता है कि ये बात केरल की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई। अब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के एजेंडे में ना फंसने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि केरल में IUML कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है, लेकिन कांग्रेस का अयोध्या समारोह में नहीं पहुंचना हिंदुओं के लिए सही संदेश नहीं माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने में हैं और ऐसे में बीजेपी को अब मुस्लिमों का साथ पसंद आ रहा है, रास आ रहा है और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल में कई विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता RK मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत मिश्रा जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत अशोक जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। अशोक यादव जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है जी। पहला सवाल मेरा आपसे ही है यादव जी, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने देश की मुस्लिम आबादी को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी इसकी शुरुआत यूपी से कर रही है। बीजेपी यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू कर रही है और इसकी टैगलाइन भी दी गई है। टैगलाइन है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। सर, उत्तर प्रदेश में अभी तक तो जनता के जो भैया थे वो अखिलेश भैया थे, अब मोदी जी को भी भैया बनाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि ये सब चुनावी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का और जनता की मोदी जी ही थे जो आप होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संविधान तक की बात किया था और ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा मुझे लगता है कि खिलाफ था इस तरह का वक्तव्य जो माननीय मोदी जी का। उन्होंने एक जाति विशेष का नाम लेकर के बोला लगाया था कि 56 यादव SDM हो गए। ये एलिगेशन न सिर्फ मोदी जी बल्कि योगी जी ने विधानसभा में भी लगाने का किया। तो जातीय धार्मिक नफरत में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और विधानसभा में जब हमारे राष्ट्रीय दे दीजिए तो इतने तो मुख्यमंत्री जी बगले झांकने राष्ट्रवाद का इनका जो एजेंडा है उस एजेंडे को समझ रही है। आज ये कहते हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप एक देशभक्ति क्या होती है तो खोखला का देशभक्ति दिखाई जा सकती है। आप ये बताइए कि 14 तक का विदेश आज के डेट में 205 लाख करोड़। अशोक जी, आपकी आवाज हमें थोड़ा ब्रेक होके आ रही है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, पर मैं इस पर पहले प्रखर जी से भी जवाब ले लेती हूँ, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेती हूँ जो सवाल मैंने आपसे किया। प्रखर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी जो इनके मन में होता है। कुछ दिनों में देखिए, पहले बहुत अच्छी बातें करेंगे, मुस्लिम अपीसमेंट की बातें करते हैं, मगर कुछ दिनों में इनका सच बाहर आता जाता है। अब जैसे अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के नेता, तो रमेश बिधूड़ी पर आज तक एक्शन क्या लिया? उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? और सोचिए, एक सांसद, एक
दूसरे धर्म के सांसद से ऐसा बिहेव कर रहा है तो आम पब्लिक से कैसा बिहेव कर रहे होंगे। इनके दिल्ली के नेता जब मंच से बोल देते हैं कि इस कम्युनिटी से आप सब्जी तक ना खरीदिए। चलिए ठीक है, तो नफरत बढ़ी हुई है प्रखर जी, वही डेली वही रटी रटाई बातें, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं ना। ये तो डेली वही रटी रटाई बातें हो गई ना, कि डेली आते हैं डिबेट में फिर वही बातें करते हैं। कुछ ठीक है, कुछ नए मुद्दों को लेकर आप बात करिए ना। हाल ही के ठीक है प्रखर जी, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। हाल ही के 5 राज्यों में से, सर सवाल सुन लीजिए, हाल ही के 5 राज्यों में से 3 में से बीजेपी को महिलाओं ने बम्पर वोट देकर 3 हिंदी राज्यों की सत्ता दिलाई है। अब निगाहें उस राज्य पर हैं जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश। हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राम के नाम पर पार्टी को भरोसा है। अब मुस्लिम महिलाओं को साथ लेकर पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी में है। सपा और कांग्रेस की क्या रणनीति है? पूरा देश तो आप छोड़िए सर, यूपी के लिए बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? पहली बात तो कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो पूरे देश को छोड़ने की तो बात ही नहीं। पूरे देश में हम है और पूरे देश सर करेंगे ना पूरे देश को लेकर बात, लेकिन लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश में है ना सर। पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। कन्याकुमारी तक चुनाव होगा। ठीक है प्रखर जी, पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए ना, बाकी राज्यों पर आ जाएंगे धीरे धीरे। सबसे ज्यादा कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात होगी। दिल्ली का दरबार तो उत्तर प्रदेश से ही सजता है, ये तो आप भी जानते हैं ना। उत्तर प्रदेश की देखिए, अब जो आप जवाब चाहती हैं वो तो जवाब मैं नहीं दूंगा। मेरा जवाब मत दीजिए, मैं क्या जवाब चाहूंगी सर? मैं कोई किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ, मैंने तो मेरा काम है सवाल पूछना। रिशु जी, अगर बिना टोके अगर आप मुझे बोलने देंगी तो शायद। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा जवाब उसी पर मुझे चाहिए। आप रमेश बिदूड़ी पर पहुंच जाते हैं। अरे तो रमेश बिदूड़ी ने किस जाइएगा जब सवाल पूछा जाएगा तब आप उस पर भी जाइएगा। लेकिन आप ये देखिए ना, अब ये देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, कम से कम मुझे उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। ठीक है। इनके मंत्री माइनॉरिटी के दानिश आजाद जी हैं। रमेश बिदूड़ी ने जब ऐसा कुछ बोला था उन्हीं की कम्युनिटी पर तो बोला है, मुस्लिम समाज पर ही तो बोला था, एक सांसद को बोला था। क्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने कौन सा एक्शन ले लिया? उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, या इन्होंने गलत एक शब्द नहीं बोला। तो कौन सी अपलीसमेंट की बात करते हैं? क्या कर देंगे? जो व्यक्ति जिस पार्टी का सांसद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, उसके लिए क्या लाभ की बातें करेगा? ये लोग तो झूठे लोग हैं। सिर्फ एक देखिए, हम कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस देश को बनाने में सभी धर्मों का हाथ है। सभी धर्म के लोग एक साथ आए तब जाकर के ये देश बना। हमने अंग्रेजों से सत्ता से बेदखल किया, और आज जो अंग्रेजों जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, वो आकर के देश को बांटने की बात है। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मिश्रा जी, पहले प्रखर जी ने जो सवाल किया है रमेश बिदूड़ी जी को लेकर, उसका जवाब दे दीजिए, वरना मुझे लगता है कि ये पूरी डिबेट रमेश बिदूड़ी पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपने जो प्रश्न किया, क्योंकि मैं एंकर का बहुत सम्मान करता हूँ, एंकर के किसी भी प्रश्न को मैं उसको बहुत ही सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपने बिल्कुल जो पूछा मैं उसी का पहले जवाब दूंगा। रमेश बिदूड़ी जी का जो बयान था, उसके साथ कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं मिला आपको। और साथ ही साथ जो वक्तव्य दिया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा, वो भी बिल्कुल हमने सबने सुना सदन के अंदर में उन्होंने क्या कहा। दूसरी बात, पार्टी ने शोकॉज नोटिस भी जारी किया। अब देखिए, यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस बात का खंडन किया, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है जो उनके ऊपर में जो पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो एक्शन होनी चाहिए, वो सबने किया, और ये बात बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि रमेश बिदूड़ी जी ने गलती अगर किया तो हम उसी को रिपीट करते रहे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है ऋषु जी, हम लोग भी जब से प्रवक्ता बने हैं, मुझे लगता है जो कि काफी अध्ययन किया है हम लोगों ने, और निश्चित तौर पर जब अध्ययन करने के बाद ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस में ऐसा कोई ऐसा धर्म या समुदाय नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं होगा। आप हिंदू की बात ले लें, आप मुस्लिम की बात ले लें, आप ईसाई की ले लें, या सिखों के साथ ले लें, इन्होंने ही अब रुक जाइए प्रखर जी, आपके समय में ना हाथ उठाया, मैंने कुछ नहीं किया। जब अगर हाथ भी नहीं उठाने देंगे जवाब देने का, तो ये तो आप भाई ये तो लोकतांत्रिक डिबेट है, या आपका पार्लियामेंट नहीं है कि आप सस्पेंड कर देंगे। अरे एक घंटे
आप अरे दादा एक मेरा घंटे हक से है। डिबेट नहीं। अरे एक भाई घंटे का लोकतंत्र डिबेट। में बिलीव नहीं करते, सवाल अच्छा ठीक है, प्रखर जी प्रखर जी, एक घंटे उनको का उनको डिबेट कंप्लीट है, करने एक दीजिए, घंटे का डिबेट कंप्लीट है। करने अरे दीजिए ठीक, उनको। आप अरे, जब बोलेंगे मैं अब हाथ नहीं उठाऊंगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ। प्रखर जी आप नहीं कंप्लीट उठाऊंगा। करने दीजिए उनको। अब देखिए मैंने कैसे किया, हिंदू के साथ कैसे किया, हिंदू को भगवा आतंकवाद या हिंदू को आतंकवाद, हिंदू धर्म से सनातन धर्म को नष्ट करने की बात। अब देखिए इन्होंने राम यात्रा निकल रही है, उसका जवाब न्याय यात्रा नहीं हो सकता है, लेकिन आज इन्होंने 14 जनवरी से न्याय यात्रा की घोषणा की है। तो क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इनको जब पहले निमंत्रण नहीं दिया जा रहा था, तब ये हल्ला कर रहे थे कि हमें तो निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। हर एक पार्टियां जो भी विपक्षी दल है अगली पैर मचाया, लेकिन आज जब इनको निमंत्रण दिया जा रहा है तो आज ये 6200 किलोमीटर का न्याय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। कोई बात ये नहीं, है कोई बात नहीं मिश्रा जी, ये- राम कहाँ जाने वाले हैं, राम तो वहीं रहेंगे ना। निमंत्रण मिला या ना मिला ये तो इनकी श्रद्धा है, जाना चाहेंगे तो बाद में भी दर्शन करके आ सकते हैं। राम तो सबके आराध्य हैं। लेकिन जो मैंने शुरुआत में ही बात की मिश्रा जी, एक टैगलाइन जो है वो दिमाग में मुझे लगता है कि आज सभी की चल रही होगी, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया टैगलाइन आप लोग कहाँ से निकाल कर लेकर आते हैं, जरा ये भी बताइए। क्योंकि बजरंग भाईजान एक फिल्म आई थी सलमान खान की, क्या इसी फिल्म से प्रेरित होकर ये टैगलाइन भी ली गई है? हम तो देखो जी आपसे भी प्रेरित होते हैं जी, कोई ऐसा है ही नहीं। आज प्रखर जी भी बैठे हुए इनसे भी प्रेरित होता हूँ, अनिल जी बैठे हुए यहाँ पर इनसे प्रेरित होता हूँ, अशोक जी बैठे हुए इनसे प्रेरित होता हूँ। हम तो हर एक से प्रेरित होते हैं। बात बजरंग भाईजान की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि देखिए देश में चुनाव है 2024 के अंदर में, हमें हर एक धर्म, हमें हर एक समुदाय का सम्मान भी करना चाहिए और उसके उत्थान के बारे में भी सोचना चाहिए। आज मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के अंदर, देश के अंदर ही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ विश्व के अंदर 20 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर, ये भी याद। ठीक है सर, जैसे आपको मोदी प्यारे लगते हैं, इसी तरीके से प्रखर जी को राहुल प्यारे लगते होंगे, इसी तरीके से अशोक यादव जी को अखिलेश भैया प्यारे लगते होंगे, सबको अपने नेता प्रिय होते ही हैं। लेकिन अनिल गर्ग जी, यूपी और बिहार के साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। लोकसभा की सभी सीटों में से 190 सीटें इन 5 राज्यों से ही आती हैं। यूपी की कुल 80 में से 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 30% है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि क्या बीजेपी को अचानक से जो मुस्लिमों का साथ है वो चुनाव से पहले अच्छा लगने लगा है? ऋषि जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी आपको ध्यान है? 2019 में कितनी जीती थी? ये मुस्लिम मतदाता उतने ही परसेंटेज में पहले भी उत्तर प्रदेश में थे, कोई आज थोड़ी बढ़ गए हैं कि 2024 का चुनाव में इनकी कोई भूमिका अलग से महत्वपूर्ण है। आपने जो कहावत बताई ना, एक कहावत मुझे भी याद आ रही है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। जो गरीब जनता है उसको सहूलियत चाहिए, वो किस धर्म की है किस जाति के ये नहीं देखा जाता। तो मोदी जी ने जब गरीब के ऊपर कंसंट्रेट किया तो उन्होंने देखा कि इनको टॉयलेट चाहिए तो सबको टॉयलेट दिए। वो किस धर्म और जाति के लोग थे माना जाता है, सत्तर रिपोर्ट भी ये तय करती है कि जो मुसलमान है वो बहुत अधिक संख्या में गरीब लोग उसी धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी संबंधित है, उनकी दशा कोई अच्छी नहीं है। तो गरीबों का कल्याण की बात आई तो सबसे ज्यादा लाभ भी उन्हें को मिला। ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबकी भागीदारी यहाँ पर की है, सबको बराबर की हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन राजनीतिक रूप से कितना महत्व दिया गया है मुसलमानों को? देखिए, 2 तरह के फार्मूले हैं। कांग्रेस ने लंबे टाइम तक एक फार्मूले पर राज किया, अपीजमेंट की राजनीति की, अल्पसंख्यकों को लुभाया और दलितों को लुभाया और हिंदुओं को विभाजित करके वोट लिया और लगातार राज करते रहे। इसके काट में भारतीय जनता पार्टी ने निकाला कि जो बहुजन है, बहुत लोग है, यानी बहुसंख्यक समाज है, उन्होंने उसके अधिकारों की चर्चा की, उसके अधिकारों की मांग की, उसके साथ खड़े हुए। शुरू में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला।
जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो उनके साथ आके खड़ा हुआ और फिर वो सत्ता की तरफ उनको लेके गया। ये तो हो गया धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति का जवाब। लेकिन जब वो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि सत्ता तो सबके लिए है, तो उनको समझ में आया कि जो नई जातियां बनाई है मोदी जी ने, वो बनाई है गरीब, किसान, युवा, महिला, यानी इस वर्ग में कोई धर्म कोई जाति वाली बात है ही नहीं। जब आप किसी गरीब का कल्याण करने जाएंगे तो किस धर्म का होगा, किस जाति होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। और जो कल्याणकारी योजना है वो सबको मिलती है। और जिस वर्ग का सबसे ज्यादा गरीब है, नेचुरली बात है गरीब की बात आएगी, जिस वर्ग का सबसे ज्यादा गरीब होगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, सबसे ज्यादा लाभ अगर किसको मिला है तो अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है। अब मैंने अभी बात बताया, जब आपके घर में आपका पेट भरता है, आपके सर पर छत आती है, आपको टॉयलेट मिलता है, आपको गैस मिलती है, तो फिर वो इसकी बात नहीं सुनते कि मुसलमानों का बुरा करेगा मोदी, मंदिर बना दिया मोदी। उसको पता है कि अगली बार भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मोदी जी करने वाले, इसलिए उसके साथ खड़ा होता है। तो मैंने अभी बताया आपको, ये धर्म जाति सब पीछे छूट जाती है जब पेट की बात शुरू होती है, तो घर की बात शुरू होती है। तो मोदी जी ने उस मरम को पकड़ा है। तो गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना उन्होंने बनाई है, इसका लाभ उनको मिलता है, इसलिए वो बेनिफिशियरी जो लोग हैं उनका सम्मेलन कर रहे हैं लगातार, तो इसका लाभ उनको मिलने वाला है। ठीक है सर। अशोक यादव जी, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ अनिल गर्ग जी, जाहिर सी बात है कि इस पर आप भी कुछ अपनी टिप्पणी यहाँ करना चाहेंगे, उसको लेकर तो आप बताइएगा ही, लेकिन इसके साथ ही 18 लाख आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विवाह अनुदान योजना, 50% स्कॉलरशिप केवल बच्चियों को मिली, नई रोशनी फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक महिला, मुद्रा लोन, जनधन खाते, आयुष्मान, 3 तलाक जैसी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं को हुआ है। और अब पीएम मोदी से रिश्ता जोड़कर सीधे सीधे उनको भाई के तौर पर दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चुनावों में हो सकता है कि बीजेपी को इसका भरपूर फायदा मिल जाए। जी जी, देखिए ऐसा है रिशु जी, जो बातें आप उठा रही हैं माननीय मोदी जी को लेकर के कि उन्होंने ये किया वो किया, आप ये बताइए 2014 से लेके आज तक अपने घोषणा पत्र का एक भी पन्ना इन्होंने पलट के देखा है क्या? 2014 में जो बातें इन्होंने कही थी, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि किसान, मजदूर, किसान की, गरीब की, महिला की, युवा के 4 वर्ग उन्होंने गिनाए। तो 4 वर्ग में ये किस वर्ग के साथ इन्होंने इंसाफ किया है बताइए आप? किसानों के साथ की बातें करते हैं, 2022 तक आय दुगुनी कर रहे थे, तो आप उनकी आय की क्या स्थिति है? 1 लाख से ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर ली मोदी सरकार में 2014 से लेकर अब तक की। और नौजवानों की बात है, सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस इस सरकार ने दिया है। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 45 साल में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये मोदी सरकार का गिफ्ट है नौजवानों के लिए। रह गई बात महिलाओं की बात, आप देखिए महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं का शोषण इनके लोगों के द्वारा किया गया है और इन्होंने खुलेआम उनका संरक्षण भी करने का काम किया है। और नाम अगर आप पूछेंगे तो फिर वही चिरपरिचित नाम जो सब लोग कहेंगे वही नाम मैं बताऊंगा। तो रह गई बात रह गई बात गरीबों की बातें करते हैं। आप ये कहें हमने गरीबों को शौचालय दिया, हमने आवास दिया, हमने ये दिया। आप ये बताइए कि गरीबी इस देश में पैदा किसने किया कि जो इस देश के 82 करोड़ लोग जो है 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार के रहमो करम पे मोहताज हैं। इस देश में जो NFHS का सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो अभी 5वां जो उसका सर्वे है उसके हिसाब से भुखमरी और माल न्यूट्रिशन में हिंदुस्तान सोमालिया के नीचे है। तो ये गरीबों की सोमालिया की स्थिति में किसने पहुंचाया? ये मोदी सरकार का गिफ्ट है गरीबों के लिए। तो आप बात करते हैं मोदी जी 4 वर्ग की बात करेंगे, लेकिन 4 वर्गों को इन्होंने रसातल में पहुंचाने का काम किया है रिशु जी। तो अब ये सब सोच रहे हैं कि इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जाए। तो कहीं राम मंदिर की बात करेंगे, कहीं क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे, कहीं मुस्लिम धर्म की बात करेंगे, कहीं पसमानदा की बात करेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ गोल गोल घुमा करके जनता का ध्यान भटका करके वोट लेने का इनका एक चीर परिचित तरीका है। लेकिन जो तो ये तरीका कहीं ना कहीं आपको भी तो सीखना चाहिए ना अशोक यादव जी, कि किस तरीके से जनता के बीच पहुंचना है, किस तरीके से जो आपने कार्य किए थे उनको बताना है। आप पीछे क्यों छूट जाते हैं? रिशु जी देखिए, हर दल की, हर पार्टी की अपनी एक यूएसपी होती है। उसकी यूएसपी, भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है कि देश को लूटो, भाजपा को सींचो, देश को लूटो, अडानी को सींचो। ये यूएसपी समाजवादी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में 4 बार शासन किया रिशु जी, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ 75 जिलों में हर जगह किराए पे हेडक्वार्टर है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी 2014 से शासन है लगातार इनका। आज देश के 765 जिला मुख्यालयों में इनके पास 3 स्टार रेटिंग का ऑफिसेज बन गई इनकी। तो ये लोग कहां से इतना पैसा पा गए? कहीं न कहीं इस देश का ही पैसा घुमा फिरा के जो 10,60,000 करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया है, तो कहीं न कहीं बैकडोर से उनसे कमीशन लिए होंगे, या कहीं न कहीं देश के जो संपत्तियां हैं उन सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों में उद्योगपतियों के हवाले करके ये कहीं न कहीं से उनसे धन उगाही की हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उगाही कर रहे हैं, पीएम केयर फंड के माध्यम से उगाही कर रहे हैं। तो ये सारी पूरे देश को निचोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सींच रहे हैं। तो ये यूएसपी मोदी जी को मुबारक, ये यूएसपी भाजपा को मुबारक। ये यूएसपी के लिए समाजवादी पार्टी नहीं इस तरह सोच सकती। हम लोग जब सत्ता में रहेंगे तो हम लोग डायल 100 की बात करेंगे, न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पे उत्तर प्रदेश सर यही तो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे कैसे? सत्ता में तो तब आएंगे ना सर जब जनता चाहेगी। तो जनता का जो रास्ता है वो आप तक कैसे पहुंचे, आप जनता के बीच कैसे अपनी पैठ बना पाए, इसके लिए भी तो आपको सोचना होगा ना। और अब तो लोकसभा चुनाव ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ऐसे में आप लोगों की क्या रणनीति है? बीजेपी के लिए क्या कुछ आपने तोड़ खोजने की कोशिश की है? और ऐसे में सभी पार्टियां अब तैयारी कर रही हैं। मिशन 2024 को लेकर सभी का फोकस है और सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अपना अपना सफर पूरा करना चाहते हैं। प्रखर सिंह जी, बीजेपी ईसाई आबादी को साधने का भी मिशन तैयार कर चुकी है। दिल्ली में ईसाई आबादी के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो बीजेपी ने केरल में स्नेह यात्रा शुरू की है। आप न्याय यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी स्नेह यात्रा। आपको लगता है कि बीजेपी की इस स्नेह यात्रा पर राहुल की न्याय यात्रा भारी पड़ेगी? देखिए, किसी को ढोंग करके इसने बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं इस देश में न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए, जैसे हमारी बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। आज भी ब्रिजभूषण सिंह पर इन्हीं की गवर्नमेंट की पुलिस ने चार्जशीट में दायर करा है कि ऐसी घटना हुई है, और अभी तक इनकी पार्टी का सांसद है। तो ये न्याय की बातें, स्नेह की बातें करते हैं, कन्या और महिलाओं की बातें करते हैं। दूसरी चीज देखिए, जब जो कांग्रेस पार्टी वो मानती है कि ये देश सभी धर्मों का है, इनकी तरीके नहीं, ये कहते हैं हिंदू नहीं आ पा रही है। एक बार फिर चर्चा शुरू करेंगे और सभी के साथ बातचीत करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी कर रही है, चाहे बात करें इंडिया गठबंधन को लेकर या फिर बीजेपी को लेकर। और ऐसे में राहुल गांधी जहां एक तरफ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब केरल में स्नेह यात्रा निकाल रही है बीजेपी। लगातार हिंदू धर्म को फोकस करने के बाद अब बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार करने की कोशिश में है, और ऐसे में लगातार साधने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, किस तरीके से साधा जाए, इसी की तैयारी में है बीजेपी। और वो प्रदेश जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, वहां पर पूरी तरीके से बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 5 राज्य, 190 सीटें, विपक्षी एकजुटता की काट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी शंखनाद करते हुए पसमानदा मुस्लिमों की बात की, कार्यकर्ताओं को उनके बीच पहुंचने और बीजेपी को लेकर भ्रम दूर करने का संदेश भी दिया। पीएम मोदी के पसमानदा मुस्लिमों पर दाव के पीछे दरअसल कई कहानियां इस दौरान कही जा रही हैं। 2024 पर लगातार फोकस कर रही है बीजेपी, और ऐसे में सबसे पहले जो नजर है वो है पसमानदा मुस्लिमों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी के
चुनाव अभियान का आगाज करते हुए पसमानदा समाज की बदहाली की चर्चा की थी और उसे वोट बैंक की राजनीति का शिकार बताया था। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुस्लिमों के बीच 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी भ्रम दूर करने का संदेश दिया। और भोपाल खनात भी था। निकाले जाने लगे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये विपक्ष के पक्ष में एक मुश्त मुस्लिम वोट जाने से रोकने की कोशिश में चला गया दाव है। तो लगातार अब बीजेपी फोकस कर रही है पसमानदा मुस्लिमों को लेकर। और लगातार खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल रेशू जी, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त। देखिए, इन्होंने कहा ये स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, तो जब मन में स्नेह है ही नहीं तो इतनी भी यात्रा निकाल रहे हैं। हम न्याय यात्रा की बात करते हैं तो हम कहते हैं सबके साथ न्याय होना चाहिए और एक समान न्याय होना चाहिए। दूसरी चीज ये कहते हैं बजरंगी भाईजान बन के आ रहे हैं। अरे बजरंगी भाईजान के कपड़े पहनने से आदमी जानता है कि अंदर बजरंग दल है, बजरंगी भाईजान है ही नहीं। तो चाहे जो कर ले, देखिए ये झूठे लोग हैं, खाली ये नफरत फैलाते हैं देश में। दूसरी चीज देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है ये देश सभी का है और इस देश को बनाने में सभी धर्मों और सभी लोगों का हाथ है। आजादी की लड़ाई में देखिए इन लोगों का कोई योगदान है नहीं, तो इस चीज को क्या समझेंगे। इतनी मुश्किल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक किया गया था। अरे बॉम्बे के लिए तो गुजरात और महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही थी। कहाँ से हम इस देश ठीक है, जब देश एक है ही प्रखर जी, तो फिर भारत को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई राहुल गांधी को? क्यों जोड़ने के लिए निकल गए? ये लोग जो धर्मों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं तो जोड़ने की जरूरत है। जब इनके नेता समझते हैं तो धर्मों को जोड़ने की बात करिए ना। आप तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए थे, तो अब न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं। धर्म नहीं आते क्या सारे? तो सिर्फ धर्मों की बात करिए ना सर, सिर्फ धर्मों की बात करिए। सभी धर्म सभी जातियों की बात करते हैं जिस हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं। ये कहते हैं गरीब हमारे लिए एक ही जाति गरीब है। तो 81 करोड़ लोगों को इन्होंने इस हालत में कर दिया कि 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे। तो जिससे प्यार है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, कह रहे सभी गरीब हो जाएंगे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ अभी मैं आपको आपकी बातों पे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद वापस से मैं आपके पास आऊंगी। बस 2 सेकंड दीजिए मुझे, 2 सेकंड। अभी लेटेस्ट आंकड़ा है कि पिछले 19 महीने में 29% पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हुए हैं। क्रूड ऑयल के 10 रुपए पेट्रोल पे और 4 रुपए डीजल पर ये अपनी जो कंपनियां हैं उनको फायदा दे रहे हैं, देश के लोगों को फायदा नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? अभी तो आप वादा करके आए थे राजस्थान में कि 450 सिलेंडर देंगे, सरकार आ गई, कहाँ है? तो देखिए झूठे लोग हैं, जनता इनको जान रही है और इनके उसमें नहीं आने वाली बहकावे में। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जब एक साथ चुनाव लड़ेगा तो ये जीतने वाले नहीं है। अभी तो ठीक है, अभी तो पूरा कैबिनेट भी नहीं बन पाया है राजस्थान में। आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि सिलेंडर क्यों अभी सस्ता नहीं दिया गया? कर्नाटका में हमारी गवर्नमेंट बनते पहला काम किया था हमने, तो अभी तो वहाँ पर बन भी नहीं पाई है ना पूरे तरीके से। बनाएंगे नहीं है, ठीक है, इसका जवाब ना देना पड़े। ठीक है मिश्रा जी, 2 साल ना बनाए। मिश्रा जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, थोड़ी सी कट के मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रखर जी का बात मैंने सुन लिया जी। देखिए ऋतु जी, चलिए उन्हीं की सुननी थी वैसे तो आपको। मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने कहा जो कि हम, आप देखेंगे 2019 के चुनाव में एक नई चीज बात बता रहा हूँ आपको। 2019 के चुनाव के अंदर में 5 ऐसे स्टेट थे, यूपी हो गया, बिहार, झारखंड
पश्चिम बंगाल, ऐसे 5 स्टेट थे जहां पर 198 ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस के साथ भाजपा का कोई मुकाबला ही नहीं था, केवल क्षेत्रीय दलों के साथ मुकाबला था। अब देखिए ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम भारत में ये यात्रा के साथ साथ हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब पता नहीं न्याय ये कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे या इंडी अलायंस को दिलाएंगे या जनता को दिलाएंगे, क्योंकि जनता के ऊपर से जनता का इनके ऊपर भरोसा उठ गया है। उसकी वजह क्या है? 2014 के अंदर में विपक्ष में बैठने के लिए लोकसभा में कम से कम सब कुछ जानते हैं 10% कम से कम सीट होनी चाहिए, लेकिन 2014 में भी इनको विपक्ष के तौर पर जनता देखना ही नहीं चाह रही थी। 2019 के अंदर में भी आपने देखा तो उसके अंदर में भी इनको देखना नहीं चाह रही थी। अब 2024 में पता नहीं जनता इनको क्या करेगी, क्योंकि जिस तरह से ये भावनाओं के साथ खेलते हैं। और निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको जो भी योजना है, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं पसमंदा की बात कर रहे हैं, हम लोग ईसाई धर्म की बात है, सब धर्म को एक फुट में समाहित करने की बात कर रहे हैं। ये बात जो कर रहे हैं ये तो केवल उसको काटने का काम करते थे। आज वही की जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है पिछले 10 सालों से, आज उसी का नतीजा है जो कि आज 2014 के अंदर में, 2019 के अंदर में, और अपेक्षा ये भी है 2024 के अंदर में भी आप देखेंगे जनता ऐसी आशीर्वाद देती रहेगी। राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया, जो 450 का हमने सिलेंडर कहा था, अभी तो हम चुनाव जीत करके आए हैं, आप देखिए आगे का, क्योंकि हम ऐसे पार्टी हैं जो अपने मैनिफेस्टो का पूरा ही ख्याल रखते हैं, और जो हमने वादा किया है इसको भी पूरा करने का हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम प्रदेश स्तर पर है, चाहे आपको केंद्र स्तर पर हो, हर जगह आपने 2004 से 14 के बीच में आप तो किसान को बहुत बड़ा वादा करके निकले कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आपने कितना कर्ज माफ किया जरा मुझे तो ठीक भी है। और देखिए जनता ने इसीलिए आपको वोट भी दिया है, बम्पर वोट दिया गया है, और इस बार तो मोदी की गारंटी है जिनको पूरा करना है, और पूरा करना ही होगा, क्योंकि अगर मोदी की गारंटी जो खुद प्रधानमंत्री कहकर आए हैं कि आप मेरे भरोसे वोट दीजिए और हर गारंटी को मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं की गई तो क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं, जनता फिर बहुत अच्छे से जानती है कि हमको क्या करना है। जनता है, किसको वो गद्दी पर बिठा दे तो किसको उतार दे, ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर होता है। लेकिन अनिल गर्ग जी, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संबोधन समेत कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है और भोपाल के जिस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, वो कार्यक्रम बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद भी था। ऐसे में पीएम मोदी के पसमानदा मुसलमानों के बीच गतिविधियां बढ़ाने के संदेश, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर रुख साफ करने और 3 तलाक को लेकर बयान के सियासी और चुनावी मायने निकाले जाने लगे हैं। क्या ये विपक्ष के पक्ष में एक मुश्त मुस्लिम वोट जाने से रोकने की कोशिश में चला गया दाव है? रेशु जी, आपने 2-3 बातें कही है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा जी। देखिए, अल्पसंख्यक की जो बात था ना, अल्पसंख्यक जिसको शब्द था, इसका जो मायना पहले निकाला जाता था सरकार की तरफ से, अल्पसंख्यक का मतलब था सिर्फ मुस्लिम जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक का मतलब जब लिया तो उन्होंने को बौद्ध को भी लिया, जैन को भी लिया, सिख को भी लिया, पारसी को भी लिया, क्रिश्चियन को भी लिया। यानी अल्पसंख्यक का मतलब 20 करोड़ मुसलमान नहीं है, उसमें सिख भी और जैन भी है, बौद्ध भी है। तो आप देखिए, जब अल्पसंख्यक आयोग बना है उसमें सभी तरह की नुमाइंदगी है, सिर्फ वहाँ पे आपका सिर्फ मुस्लिम नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये बार बार कहा जाता है कि इस्लाम में या सिखिज्म में, बौद्धिज्म में हमारे यहाँ वर्ण नहीं है, जातियां नहीं है, वर्ग नहीं है, सब लोग बराबर हैं। लेकिन आप भी जानती है कि इस्लाम में जो पसमानदा समाज जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें जो कन्वर्टेड लोग हैं, उन जातियों से कन्वर्टेड लोग हैं जिनको अपर समाज अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करता। ये कहने की बात है कि जातियां नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब चरणजीत चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहा गया एक जाट सिख को बुलाकर दलित सिख को बनाया गया, जबकि सिखिज्म में तो दलित और जाट कुछ है ही नहीं, वहाँ तो सब बराबर है। लेकिन क्योंकि जो जिस जाति से कन्वर्ट होके नया धर्म में आए हैं, नई उसको पूजा करने की पद्धति को चुना है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं पीछे वाले के इतिहास को। वो इतिहास उनके साथ चलता है, उनकी जातियां उनके साथ चलती है। इस मर्म को भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना। उन्होंने देखा कि मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग तो पसमानदा समाज से है, जिसको हम अपने हिंदू समाज में बोलते हैं कि ओबीसी वर्ग से ये कन्वर्ट होके आए हैं, और उनकी दशा वहाँ पे सबसे ज्यादा खराब
अगर अल्पसंख्यकों में है तो उन्हीं की है सबसे ज्यादा खराब। तो अब जैसे ट्रिपल तलाक की आपने चर्चा की, ट्रिपल तलाक के कारण पुरुष मुस्लिम जो भी नाराज हुए, खुशी हुए, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों ने भर भर के वोट दिया। कितनी बुरी स्थिति थी मुस्लिम बहनों की कि कोई भी पुरुष उनका हस्बैंड रात को आएगा, 1 सेकंड के लिए 3 बात बोलेगा और आपको बेघर कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसे ही मैंने सबसे पहले जो डिबेट की बात हुई थी, आपको कहा था ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पसमानदा समाज सबसे गरीब समाजों में से एक है, अल्पसंख्यकों में भी सबसे गरीब समाज पसमानदा समाज ही है। जब उसको सरकार की योजना का लाभ मिलता है, जब उसके घर के बच्चे ठीक से पढ़ने जाते हैं, घर में खाना ठीक से बनता है, महिलाओं को शौचालय करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, तो घर का पक्का मकान बनने की उम्मीद बनती है, तो उनको लगता है कि हमें क्या करना है इस बात से कि वो राम मंदिर बना रहे कि नहीं बना रहे, हमें इस बात से तकलीफ नहीं है। हमें फायदा इस बात से है कि हमारा घर मोदी जी के आने के बाद सुचारू रूप से चलने लगा। तो जब आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलता है तो आप फिर बहकावे में नहीं आते। मोदी जी ने दोनों चीजों में पकड़ा है। धार्मिक जो बवंडर था या जिसे कहीं कट्टरवाद था, उसका जवाब धार्मिकता से दिया है, और विकास का जवाब, गरीबों के विकास का जवाब उन्होंने गरीबों की चिंता करके दिया है। इसलिए वो बहुत माइक्रो डिटेलिंग करते हैं, और यहीं पे मुझे लगता है विपक्ष पे भारी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माइक्रो डिटेलिंग करके चलती है। धर्म के बदले में धर्म की बात करती है, जाति के बदले में जाति की बात करती है, और विकास के बदले में गरीबों के कल्याण की बात करती है। तो ये सारी चीजों को अगर आप इस तरह को फूलों को एक बुके में रख देंगे तो आपको लगेगा कि उनके पास हर चीज का जवाब है, और यही एक होती सफलता का राज है भारतीय जनता पार्टी का। अब आप ये देखिए, अभी उन्होंने क्रिश्चियन समाज को साथ लेने की कोशिश की है। नेचुरल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रिश्चियन समाज में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पैठ नहीं है। केंद्र से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री हाउस से पहली बार क्रिसमस मनाया गया, आपने भी नोट किया होगा। इससे पहले कभी लेकिन सर ये तमाम सवाल तभी उठते हैं ना, क्योंकि चुनाव से पहले ही क्यों, इससे पहले क्यों ईसाइयों की याद नहीं आती, इससे पहले क्यों मुस्लिमों की याद नहीं आती। और रही बात, आपने कहा कि उन्होंने कार्य किया है, तो कार्य तो जनता के लिए किया जाएगा, लेकिन जो राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी होनी चाहिए मुस्लिमों की, वो हिस्सेदारी उनको क्यों नहीं दी गई। 3 राज्यों में सत्ता आई है, कोई मुख्यमंत्री बना देते मुस्लिम समाज से, तो वो भी कहते हैं कि हाँ हमारे हक की बात की गई है। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सवाल बनता भी है, लेकिन इसका जवाब मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब पूछा था, उन्होंने दिया था कि चलिए मैं अभी पूछ लेती हूँ ना, मिश्रा जी हैं हमारे साथ। मिश्रा जी आप जवाब दे दीजिए इस पर। हाँ जी, मिश्रा जी देंगे जवाब सर इसका। बात कर रही है, आप देखेंगे जो कि केंद्र के अंदर में भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ऐसा नहीं है जो कि नहीं दिया है, क्योंकि अगर तो परसेंटेज वो भी मैं बता दूंगा। दूसरी बात आपने कहा 3 राज्य के अंदर में, देखिए संगठन और ये जो राज्य है उसके अंदर में संगठन क्या काम करता है, निर्णय क्या होता है, जो वहाँ पर सुप्रीम जो कार्य समिति होती है, संसदीय कार्य समिति, वो क्या निर्णय लेती है, तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, वहाँ के सरकार के प्रवक्ता तो हूँ नहीं। इसकी वजह से मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जरूर है कि हम जब सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे अनिल जी ने अभी बड़ा ही विशेषित तरीके से सब कुछ कहा है उन्होंने, जब हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं तो हम ये नहीं देखते, हमने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी वक्तव्य भी यही है, क्योंकि हमारी जाति गरीब, महिला, किसान और इस युवा, ये 4 जाति उन्होंने बताई है, और हमने उसको उत्थान चलिए ठीक है सर, आप भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा जो सवाल है मुझे उसका स्पष्ट रूप से जवाब मिल नहीं पाया, मैं आगे बढ़ जाती हूँ इसलिए। तो बीजेपी ने केरल में इस नई यात्रा की शुरुआत की, तो राहुल ने न्याय यात्रा की, और ऐसे में सवाल यही कि क्या यात्राओं से मिलेगी 2024 की मंजिल। इसके अलावा कई और सवाल हमारे पास हैं जो चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। कई विशेष अतिथि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। प्रखर सिंह जी, बीजेपी के पसमानदा दाव को विपक्षी एकजुटता की कवायद से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्षी एकजुटता का जो ताना बाना बुनने की कवायद चल रही है, उसमें भी इन 5 में से 4 राज्य केंद्र में हैं। विपक्ष की रणनीति बीजेपी को यूपी की 80, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42, झारखंड की 14 और महाराष्ट्र की 48 सीटों यानी कुल 224 सीटों पर रोकने की है। इन 224 में से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां एक मुश्त मुस्लिम वोट किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष में पड़ जाए और थोड़े बहुत वोट भी अन्य जाति समुदाय से मिल गए तो जीत तय हो सकती है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन
सभी सेक्ट के सभी वोटर्स पर ध्यान देता है। और अगर गरीब भी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो सभी में है। और ज्यादातर ऐसे देखा जाए तो ज्यादातर हिंदू बेरोजगार है, अगर आप स्टैट उठा लीजिए पॉपुलेशन का। मगर अब जैसे पसमंदा मुसलमानों की बात करती है बीजेपी, तो सबसे ज्यादा ये फोकस उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं पसमंदा मुसलमान पर। एक मुस्लिम टिकट दिया इन्होंने 2022 चुनाव में, हमें बता दें। लोकसभा में एक टिकट देंगे। जब ये टिकट नहीं देने को तैयार है तो क्या पूछेंगे उस कम्युनिटी को? ये लोग देखिए सिर्फ झूठ बोलते हैं और नए नए राग रास्ते हैं कि इनसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, इनसे बेरोजगारी पर सवाल ना पूछ लिया जाए, इनसे पूछ नहीं लिया जाए देश पर इतना कर्जा क्यों बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं। तो हर दिन नया शुभ फल आते हैं कि आज पसंदा को पूछ रहे हैं, तो क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूछ रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, जो प्रश्न कर रहे हैं प्रखर सिंह जी, उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि जो पसमानदाओं को लेकर आपने प्रयोग किया, ये तो आपने निकाय चुनाव में ही शुरू कर दिया था और इसका लाभ भी आपको मिला। अब निकाय से आप लोकसभा चुनाव तक पहुंच गए हैं, क्या टिकट देंगे उनको? देखिए, ये तो माइक्रो लेवल की चीज होती है और पार्टी का निर्णय होता है। देखो जी, आपने कहा था जो मैंने प्रश्न किया, आपने ढुलमुल जवाब दिया। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि पार्टी अपने संगठन की बातें बहुत कम उस चीज को आगे प्रसारित करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 2009 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमने 4 सीटें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में दिया था हमने, जिसमें 1 सीट जीत करके आए थे। 2014 में 7 सीटें हमने दी थी, जिसमें एक भी जीत हासिल नहीं हुई। 2019 में हमने 6 सीटें दी थी, जिसमें एक भी जीत हासिल नहीं हुई। अब 2024 की बात है। चलिए, समय का अभाव है, लेकिन जिस बात का जिक्र प्रखर जी ने यहाँ पर किया तो 19 में सीट दी नहीं और 2009 और 18 की बात। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लोकसभा में कितनी सीटें देंगे, कितने टिकट मिलेंगे, ये देख लिया जाएगा प्रखर जी, और उसके बाद आप जवाब ले लीजिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।